हेलो। तो ये पेपर है बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। हिंदी का पेपर है 2024 का। आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताया है मैंने। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती, क्या पता आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाए। और वैसे तो इसी टॉपिक से मतलब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। फिर हम स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा है कि ललित निबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर है ललित निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एक सुव्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है। यह निबंध की एक शैली है जिसमें लेखक अपनी रचनात्मकता और व्यक्तिगतता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है रानी लक्ष्मीबाई, ये मुख्य पात्र हैं। उसके बाद है तात्या तोपे, ये रानी लक्ष्मीबाई के साथी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कालपी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद आते हैं नाना साहब, जो रानी लक्ष्मीबाई के मित्र और पेशवा बाजीराव के दंतक पुत्र थे। उसके बाद है गंगाधर राव, जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। उसके बाद आता है दामोदर राव, जो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था। उसके बाद मोरोपंत तांबे, रानी लक्ष्मीबाई के ये पिता थे। और भागीरथी बाई, ये रानी लक्ष्मीबाई की माता थी। तो यही हैं कुछ महत्वपूर्ण पात्र जो झांसी की रानी उपन्यास के थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पिता कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है। इसमें हम पहले एक बार क्वेश्चन सारे रीड कर ले रहे हैं, उसके बाद आंसर आपको बता दूंगी। और उसके बाद है कि हिंदी की प्रथम कहानी और उसके कहानीकार का नाम बताइए। फिर है जय शंकर प्रसाद के 4 नाटकों के नाम लिखिए। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है और नाटक एवं एकांकी में क्या अंतर है। उसके बाद रेखा चित्र विधा से आप क्या समझते हैं। और लास्ट है हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारों के नाम लिखिए। ठीक है, अब इसके उत्तर हम साथ में देख लेंगे। तो उसके बाद है कि पिता कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर है पिता कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य यह है कि पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करता है और उनकी भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। कहानी में पिता के प्रेम, त्याग और बलिदान को दर्शाया गया है जो बच्चों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहानी के माध्यम से यह भी दिखाया गया है कि पिता का प्यार और समर्थन बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे पिता की उपस्थिति और मार्गदर्शन बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। तो पिता कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार से पिता अपने बच्चों की फिक्र करता है और वो उनसे प्रेम करता है और बच्चों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में बताओ कि इसको किसने लिखा है। तो हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंदुमती, जिसे किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा था, ये पहली कहानी मानी जाती है। इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी, हिंदी की पहली कहानी है ये। और यह कहानी 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम। तो जयशंकर प्रसाद के 4 नाटकों का नाम है इसमें स्कंदगुप्त। यह नाटक गुप्त वंश के महान सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है जिसमें उन्होंने ह्यूड़ों के आक्रमण का सामना किया और अपनी वीरता और न्यायप्रियता का प्रदर्शन किया। उसके बाद है दूसरी कहानी चंद्रगुप्त। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद तीसरी कहानी है ध्रुव स्वामिनी।
यह नाटक गुप्त काल की पृष्ठभूमि में लिखा गया है और इसमें ध्रुव स्वामिनी की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, जो नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उसके बाद लास्ट है एक घूंट। यह नाटक एक भावनात्मक नाटक है जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और भावनाओं को दर्शाया गया है। ये था 5वां क्वेश्चन। उसके बाद है 6वां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों और साहित्य में कई विशेषताएं, मतलब इसको ये क्वेश्चन पूछा है कि आचार्य हजारी प्रसाद के निबंधों की विशेषता क्या है। तो उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कई विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है भारतीय संस्कृति और इतिहास का गहन अध्ययन। तो द्विवेदी जी के लेखन में भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन का गहन अध्ययन और विवेचन मिलता है। उनके लेखन में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन है। सेकंड है सरल और सुबोध भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा शैली सरल और सुबोध है, जो पाठकों को जटिल विषयों को भी आसानी से समझने में मदद करती है। उनकी भाषा में एक अद्वितीय प्रवाह और माधुर्य है। तीसरा है कि विचारशील और चिंतनशील लेखक। द्विवेदी जी के लेखन में गहरा चिंतन और विशालशीलता मिलती है। उनके लेखन में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार और विवेचन होता है, जो पाठकों को सोचने और चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी आचार्य हजारी प्रसाद के निबंधों की कुछ विशेषता। पहली विशेषता थी भारतीय संस्कृति और इतिहास का गहन अध्ययन होता है इनके निबंधों में। दूसरा था कि इनकी भाषा जो है सरल और सुबोध शैली, मतलब भाषा शैली बहुत ही सरल होती है। और तीसरा था कि विचारशील और चिंतनशील ये लेखक हैं। ठीक है। उसके बाद 7वां है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। तो उत्तर है भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यात्मक कथा या व्यंग्य निबंध की रचना है। इस रचना में लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से समाज की विसंगतियों, प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों और लोगों की मानसिकता को उजागर किया है। ठीक है। उसके बाद 8वां है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। तो नाटक एक विस्तृत कथा है जिसमें कई दृश्य, अंक और पात्र होते हैं। इसकी कहानी अधिक जटिल और बहुस्तरीय हो सकती है। और एकांकी एक छोटी और संक्षिप्त नाटकीय रचना होती है, जिसमें आमतौर पर एक ही अंक और कुछ दृश्य होते हैं। इसकी कहानी अधिक संक्षिप्त और केंद्रित होती है। उसके बाद है कि नाटक एक प्रस्तुति में अधिक समय लगता है। नाटक की प्रस्तुति जो होती है उसको करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें कई दृश्य और अंक होते हैं। लेकिन एकांकी की प्रस्तुति में कम समय लगता है, क्योंकि यह एक छोटी और संक्षिप्त रचना होती है। 9वां क्वेश्चन पूछा है कि रेखाचित्र विधा से आप क्या समझते हैं। तो रेखाचित्र साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से सजीव चित्रण किया जाता है, जिससे पाठक के मन में एक चित्र सा बन जाए। इसे इंग्लिश में स्केच कहा जाता है। रेखाचित्र में लेखक कम शब्दों में अधिक बातें कहने की कोशिश करता है और पाठक को विषय की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारों के नाम। तो हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने लिखा था कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसके बाद सेकंड है स्वामी दयानंद। इन्होंने लिखा जीवन चरित्र। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने लिखा आत्मकथा। फिर वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह लिखा था इन्होंने। उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने मेरी आत्म कहानी लिखा। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर से।
ठीक है, तो ये थे हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारों के नाम। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 10 हो गए। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन में पहला है कि तुम चंदन हम पानी निबंध का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी निबंध आत्मसमर्पण, सेवा भाव और मानवीय मूल्यों की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है, जहां चंदन को विश्व भावना के प्रसार के प्रतीक के रूप में और मनुष्य को पानी के रूप में देखा गया है। निबंध में लेखक चंदन और पानी के संबंध के माध्यम से बताते हैं कि कैसे मनुष्य को भी चंदन की तरह अपनी सुगंध बिखेरने के लिए पानी की तरह घुलना मिलना चाहिए, जिससे व्यक्ति की आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो और समाज में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ऋण जल, धन जल, रिपोतजी का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु का ऋण जल, धन जल 1966 में बिहार में आई बाढ़ और सूखे से संबंधित एक रिपोर्टाज है। यह सूखा और बाढ़ के कारण हुए अकाल और उसके प्रभावों का एक मार्मिक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें आम आदमी की पीड़ा और सरकारी व्यवस्था के यथार्थ को सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि उत्तरा फाल्गुनी निबंध में प्रतिपादित विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उसके बाद जूठन आत्मकथा में अभिव्यक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालिए। फिर झांसी की रानी उपन्यास के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का सारांश लिखिए। उसके बाद है एकांकी कला की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा करें। लास्ट है हिंदी में यात्रा वृत्तांत विधा के विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि उत्तरा फाल्गुनी निबंध में प्रतिपादित विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है कि कुबेरनाथ राय के निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में मनुष्य जीवन के विभिन्न चरणों को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के समान यथा स्थिति या ठहराव की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशेषतः 40-45 वर्ष की आयु के बाद लेखक मानते हैं कि इस उम्र के बाद जीवन में सृजन और कर्मठता की जगह स्थिरता और क्षीणता आने लगती है और आत्मा के पुनर्विकास का अवसर भी समाप्त हो जाता है। निबंध में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक यौवन को बनाए रखने तथा पुरातन और नूतन विचारों को सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया गया है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया था कि जूठन आत्मकथा में अभिव्यक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के संघर्ष पर प्रकाश डालिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के संघर्ष जूठन आत्मकथा में दलित समाज के यथार्थ को दर्शाते हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत भेदभाव, अपमान और यातनाएं झेली, जैसे स्कूल में झाड़ू लगाने का काम सौंपा जाना और दलितों से छुआछूत का व्यवहार। उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उन्हें सवर्णों के व्यवहार में अंतर महसूस होता है। उनका संघर्ष मानवीय गरिमा को बनाए रखने और सामाजिक समानता की मांग का है, जो शिक्षा संगठन और संघर्ष के संदेश के माध्यम से दलित चेतना को जगाता है। उसके बाद का क्वेश्चन था कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। तो झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख प्रतिपाद्य में रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण और भारतीय नारी की वीरता एवं देश के प्रति त्याग का संदेश शामिल है। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रानी के जीवन और उनके साहस को प्रस्तुत किया है, जो पाठकों को देशभक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद का क्वेश्चन था कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का सारांश लिखिए।
तो ये कहानी जो है हीरामन राज कपूर बिहार के एक सुदूर गांव का एक साधारण ग्रामीण बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है। वह अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण 2 प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर उसकी मुलाकात नौटंकी नर्तकी हीराबाई से होती है और वह उससे दोस्ती कर लेता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। तो ये जो आपकी कहानी है तीसरी कसम और झांसी की रानी उपन्यास, इन सब का सारांश मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप देख लेना और नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं उसे लिंक आपको दे दूँगी। उसके बाद का क्वेश्चन पूछा है कि एकांकी कला की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो उसका उत्तर है उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत एक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी है जो दहेज प्रथा के लालच और संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार करता है। इसकी कथा वस्तु पारिवारिक होते हुए भी वर्तमान समाज की विसंगतियों जैसे धन लोलुपता, स्वार्थ और क्रूरता को उजागर करती है। एकांकीकार ने दिखाया है कि कैसे एक विधुर पिता की अपने बेटे के बीमारी से जूझते हुए भी माता पिता दहेज के लोभ में उसका पुनर्विवाह कराना चाहते हैं, जो आज भी समाज की एक कड़वी हकीकत है। इसका भी सारांश अपलोडेड है, आप देख लेना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि हिंदी में यात्रा वृत्तांत विधा के विकास पर संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर है हिंदी यात्रा वृत्तांत का विकास मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुआ, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई और द्विवेदी युग तक यह एक विधा के रूप में स्थापित हो गया। प्रारंभिक यात्रा वृत्तांत भक्ति और तीर्थ यात्राओं पर केंद्रित थे, लेकिन बाद में राहुल साकृत्यायन जैसे साहित्यकारों ने ज्ञानार्जन, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विनिमय के उद्देश्य से यात्राओं का विस्तृत और प्रभावशाली वर्णन किया। अज्ञेय, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा जैसे लेखकों ने यूरोप और अमेरिका की यात्राओं को भी साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया, जिससे विधा और समृद्धि हुई। वर्तमान में यात्रा वृत्तांत में वस्तु, बिंब और मन स्थिति के रेखांकन की क्षमता बढ़ गई है, जो इसे ज्ञानवर्धक और रोमांचक बनाती है। तो ये थे आपके सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उसका उत्तर है हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं सदी में भारतेंदु युग में हुआ, जिसमें लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। हालांकि श्रद्धाराम फिलौरी के भाग्यवती को भी प्रथम उपन्यास का दर्जा प्राप्त है, परंतु युग 1918 से 1936 में सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित प्रेमचंद्र के उपन्यासों ने इसे यथार्थवादी रूप दिया। स्वतंत्रता के बाद अज्ञेय, यशपाल, धर्मवीर भारती और फणीश्वर नाथ रेड्डी जैसे लेखकों ने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आंचलिक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। आज के दौर में मन्नू भंडारी, उदय प्रकाश जैसे उपन्यासकार आधुनिक समाज की जटिलताओं को दर्शाते हुए हिंदी उपन्यास को और भी समृद्ध और विविधतापूर्ण बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है कि नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा शैली का विवेचन कीजिए। फिर है एक साहित्यिक लेखक की डायरी में अभिव्यक्त गजानन माधव मुक्ति बोध के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इन सारे का आंसर देख लेते हैं साथ में। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ध्रुव नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। तो उसका उत्तर है यहाँ पे
नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना है जिसके तत्व जैसे कथा वस्तु, पात्र चित्रण, संवाद, देशकाल और अभिनयता नाटक को प्रभावशाली बनाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना का समन्वय कर इसमें नारी समस्या, शासन, अयोग्यता और नैतिक पतन जैसे समकालीन मुद्दों को उजागर किया है। इसके सुसंगठित कथानक, जीवंत संवाद और सीमित पात्रों के कारण यह रंगमंच पर भी प्रभावी है। जैसे कि कथा वस्तु देख लो तो नाटक गुप्त काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये, जहाँ रामगुप्त के शासनकाल में राज्य की आंतरिक स्थिति और शकों के आक्रमण की समस्या को दर्शाया गया है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की पीड़ा और उसके अधिकारों की बात की गई है। नाटक 3 अंकों में बांटा गया है जो विषय वस्तु को दर्शकों तक पहुंचाने में प्रभावी है। पात्र और चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र एक साहसी, सुशील और वीर नारी के रूप में उभरा है। कायर और विलासी रामगुप्त तथा क्रूर और महत्वाकांक्षी सकराज के विपरीत चंद्रगुप्त का चरित्र आदर्श शासक और प्रेमी का प्रतीक है। अन्य पात्र जैसे कोमा भी अपने अपने ढंग से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये था ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा शैली का विवेचन कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली मुख्यतः तर्क प्रधान, विचारशील और व्यवहारिक है, जिसमें भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध हिंदी होती है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता होती है। उनकी शैली में भाव और तर्कों का अद्भुत समन्वय है, जिसके कारण उनके निबंध पाठक को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। वह विषय को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए निगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े वाक्य व सूक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। तो भाषा की प्रमुख विशेषताएं ये थी कि सरलता और स्पष्टता थी, इसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया और संस्कृति निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग किया गया। तो शुक्ल जी की भाषा सरल और बोधगम्य होती है, जो आम पाठक के लिए भी सुलभ होती है। उन्होंने अनावश्यक उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से बचते हुए शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। उनके निबंध में संस्कृति के तत्सम शब्दों की प्रधानता मिलती है, जो भाषा को एक गंभीरता प्रदान करती है। उसके बाद है लास्ट, ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा था कि एक साहित्यिक लेखक की डायरी में अभिव्यक्त गजानन माधव मुक्ति बोध के विचारों की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है इसका, कवि के रूप में मुक्ति बोध रचना और आलोचना को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार समीक्षा दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। वे कविता को एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया न मानकर सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि कवि अपनी कविता में अपने मनोभावों के साथ जीवन मूल्य भी अभिव्यक्त करता है। इन सब के आंसर इसलिए छोटे हैं क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगी। और इसमें जो भी अगर आपको डाउट लगे या फिर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।